स्टूडेंट्स, मैं सुनीता सिंह आपको अर्थशास्त्र कक्षा 10 के 4 चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, इसका क्या प्रभाव है और ये कैसे संभव हुआ। विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत हो जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती हैं। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। विश्व के शीर्षस्थ निर्माताओं ने निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ किए हैं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्करित फलों के रस तक इत्यादि हमारे बाजारों में बहुत से वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित करें? चलिए इस अध्याय में हम चर्चा। अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन का अर्थ है अलग अलग देशों में उत्पादन किया जाना, जो कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की देखरेख में होता है। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था। देशों की सीमाओं के बाहर जाने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होता था और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूर स्थित देशों को आपस में जोड़ने का प्रमुख माध्यम था। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव के पहले का समय था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार किस प्रकार से है, इसको देखिए। उत्पादन लागत में कमी और अधिक लाभ प्राप्त करना बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य ध्येय होता है। उदाहरण के लिए जैसे लेते हैं, औद्योगिक उपकरण का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादनों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पादक का विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी का ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। उपयुक्त उदाहरण में आपने देखा कि उत्पादन प्रक्रिया में कंपनी तो एक ही है, लेकिन उसके विभिन्न कार्य अमेरिका के साथ साथ चीन, मैक्सिको, पूर्वी यूरोप और भारत में हो रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्विक स्तर पर अपना उत्पाद बेचने के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में विभक्त है और विश्व भर में फैली हुई है। उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुआ है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के कारखानों से बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद तो हैं। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर भी हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अब हम ये समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया विश्व स्तर पर होने का क्या कारण है। किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया विश्व स्तर पर होने के कई कारण होते हैं। यह जैसे चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रदान करता है। अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण मैक्सिको और पूर्वी यूरोप भी लाभप्रद हैं। इसमें कुशल इंजीनियर भी हैं, जैसा कि आपने। अगला प्रश्न यह उठता है कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना इसका वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य कैसे है। विश्व की उत्पादन प्रक्रिया को एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही करती हैं।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायः उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के सन्निकट हो, पास हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो जाएं, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी बहुत ध्यान देती हैं। इन परिस्थितियों का सुव्यवस्थित आकलन और अपने अनुकूल स्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि वे परिसंपत्तियों लाभ प्राप्त करने में मदद करेंगी। दूसरा क्या होता है? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं और कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती हैं। संयुक्त उत्पादन में स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। प्रथम तो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदना। दूसरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर अपने उत्पादन का विस्तार कर सकती है। अत्यधिक पूंजी वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा आसानी से कार्य कर सकती हैं। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं। विकसित देशों की बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, एक खेल का सामान। ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। ये कंपनियां इन वस्तुओं को अपने ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को बेच देती हैं। वस्तुतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई प्रकार से उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। ऐसी स्थिति में दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आइए इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे अमेरिकन कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रचार प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स सन 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना करती है। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जाता है। सन 2014 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 77,000 कारें बेच रही थी, जबकि 77,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राजील किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्यों? फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्योंकि अमेरिकी मूल की यह कंपनी विश्व के 26 देशों में अपना व्यापार कर रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक प्रमुख माध्यम रहा है। व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई और तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों से ही उत्पादन नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्यत्र विकल्पों का विस्तार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। भारत में चीन के खिलौना निर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने के एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना शुरू करते हैं। अब भारत से खरीदारों के पास भारतीय और चीन में निर्मित खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम और नवीन डिजाइनों के साथ
चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हो गए। एक वर्ष में खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों के स्थान पर चीनी खिलौनों ने स्थान ले लिया। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले इसकी तुलना में सस्ते हो गए। वस्तुतः भारतीय व चीनी खिलौनों का प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने भारी पड़ गए। भारतीय खरीदारों के सामने कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि इनके खिलौने कम बिकते हैं। अतः आपने समझा कि सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में जो आवागमन होता है, बाजार में वस्तुओं के विकल्प उससे बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। चलिए समझते हैं वैश्वीकरण क्या है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीते 2 दशकों से विश्व में उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। ऐसे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के मध्य व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच होने वाले अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। इस प्रकार आपने देखा कि विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ही नियंत्रित है। जैसे भारत में कोई फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इस प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं के बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया तो वैश्वीकरण कहलाती ही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी हो रहा है। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार के और एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अगला टॉपिक है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत में संभव किया। विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति भी हुई है, जिसमें लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति संभव हो पाई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के कारण कंप्यूटर और इंटरनेट का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। दूरसंचार की विभिन्न सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स आदि से विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने में सुविधा हुई है। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अवयवों का विकास हो जाने के कारण समस्त विश्व में कहीं न कहीं भी संपर्क करना अत्यंत आसान हो गया, सामान्य प्रक्रिया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के विभिन्न देशों के मध्य सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया गया है। चलिए अब हम आते हैं विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के प्रति विभिन्न देशों के उदार दृष्टिकोण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में भारी मदद की है। जैसे चीन के निर्मित खिलौने का इस संबंध में विश्लेषण किया तो हमें ज्ञात हुआ कि भारत सरकार उदारीकरण की नीति न अपनाती तो वह खिलौनों पर आयात कर लगाती, टैक्स लगाती। तब ऐसी स्थिति में आयातित खिलौनों की कीमत बढ़ जाती
तब भारत के बाजारों में चीन के खिलौने सस्ते नहीं होते और चीन से उसका आयात स्वतः ही कम हो जाता। इस दशा में भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध होते। आयात पर कर वस्तुतः व्यापार अवरोधक का कार्य करता है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने, नियमित करने और देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। भारत में उदारीकरण के कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य माना गया था। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम जैसी चीजों पर ही अपनी आयात की अनुमति प्रदान की। वस्तुतः सभी विकसित देशों ने भी विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण प्रदान किया था। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर बना विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी देश निर्धारित नियमों का पालन करें। विश्व में लगभग 165 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जो यद्यपि सदस्य तो हैं, यद्यपि विश्व व्यापार संगठन उन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, लेकिन व्यापार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बनाए रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए बाध्य किया। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में एक लंबी दूरी तय कर ली। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय व विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसे सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई। भारत की बड़ी कंपनियों को वैश्वीकरण से बहुत लाभ हुआ। अनेक बड़ी भारतीय कंपनियों ने वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित भी हुई हैं। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, इंफोसिस IT, रैनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट्स पेंट, सुंदरम फार्नर्स नट और बोल्ट का काम करती हैं। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते उपलब्ध हैं और विकसित देशों को ये निर्यात भी की जाती हैं। बैटरी संधारित, आपने अभी देखा कि छोटे उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ जैसी बात को कहा गया, समझा गया। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां तो खड़ी कर दी थी। बैटरी संधारित प्लास्टिक, खिलौने, टायरों
डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के कुल उपयोग ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे भी निर्माताओं पर बहुत कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों को रोजगार का अब सुनिश्चित नहीं रह गया। भारत की एक अन्य छोटी औद्योगिक इकाइयों एवं श्रमिकों पर भी कुछ चीज़ें लागू होती। वर्तमान में अधिकतम श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। संगठित क्षेत्र की कार्यस्थितियां भी असंगठित क्षेत्रों के ही समान होती जा रही हैं। जैसे उनके घर के पास की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर आर्डर मिलते थे और इसलिए वे कम वेतन भी देती थीं। ये सब क्या है? ये असंगठित क्षेत्र है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों को सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। यद्यपि शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से प्राप्त हुए नवीन अवसरों का अच्छा उपयोग किया, लेकिन यह भी सत्य है कि अनेक लोग इससे लाभान्वित नहीं हुए, बल्कि उन्हें क्षति ही पहुंची। वर्तमान में वैश्वीकरण एक ऐसी अवस्था बन गई जिसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता और न ही यह उचित है। अतः न्याय संगत वैश्वीकरण की बात होने लगी है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि वैश्वीकरण के लिए लाभों में सबकी हिस्सेदारी हो। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण को संभव बनाने के में सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। सरकार अपने नीति निर्माण के द्वारा धनाढ्य और प्रभावी लोगों के साथ सामान्य लोगों के हितों का भी संरक्षण कर सकती है। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। सरकार छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो जाएं। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार अवरोधों का उपयोग करने के साथ साथ न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन क्या करती है, इसको देखिए। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरोध में समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। बीते कुछ वर्षों से बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य करें।